So good morning to all those who are present here and those who are not absent. Them also. We are studying. We are in the Indian economy. The first lesson is going on, and the first lesson is Indian economy on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के समय में इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है. It's in this lesson we have to focus on certain points. You have already noted also, and some of the students had posted in the group also. But still, for those who could not attend the class in last few days, for them it is a recapitulation. In this lesson, dear friends, we have to study the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब कॉलोनीज, इंडिया वाज अ कॉलोनी, एंड उसके अंदर जो भारत का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उसको हमको देखना है कि किस तरह उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया. देन हमको पढ़ना है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी. ज़्यादातर विशेषताएं तो नकारात्मक ही थी, तो जो भी है विशेषताएं तो विशेषताएं ही हैं. तो दो फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हमको पढ़ना है. इंडिपेंडेंस के समय में क्या स्थिति थी. इसके बाद हम जानते हैं इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स. तो प्राइमरी सेक्टर की क्या स्थिति थी, सेकेंडरी सेक्टर की क्या स्थिति थी और टर्सरी सेक्टर की क्या स्थिति थी, उसको भी हम इस लेसन में हम देखेंगे. तीसरा हमारा पॉइंट है, जैसे हमने अभी बताया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, तो मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी स्थिति देखेंगे. इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या था. इन सब बातों के बारे में हमको इस लेसन में अध्ययन करना है. इससे पहले वाले जो इससे जस्ट बिफोर जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था आपकी स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है. जब अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम का ग्रोथ नहीं होता है, तो वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन जाती है. किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मान लो कि नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है और पॉपुलेशन का ग्रोथ है, पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर ज़्यादा होता है, नेशनल इनकम ग्रोथ कम होता है, तो वैसे ही वो कंट्री कितना भी नेशनल इनकम बढ़ा ले, अगर वो पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगी. तो हमारे यहाँ नेशनल इनकम को मेजर करने का पहला प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी, ऋग्वेद सिराज, पिंडले सिराज और वी के आर वी राव जैसे लोगों ने किया था. और वी के आर वी राव ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेशन किया था. तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है. तो भारत की इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी होगी. तो 1860 का अगर एक पीरियड देखें, 1860 से 1925 के बीच में हमारा पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ था 0.5% है. इसको नोट कर लेंगे. 1860 से 1925 के बीच में हमारा जो इनकम था पर कैपिटा इनकम का, वो 0.5% था. तो ये अपने आप में एक स्टोरी बताता है कि कितने हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी हो चुके थे. और यही 1925 से 1950 के बीच में और भी कम 0.1%. तो अंग्रेज़ों के रूल का ये कमाल था कि उन्होंने किस तरीके का रूल किया, किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियन इकोनॉमी के साथ, कि भारत की स्थिति डे बाय डे खराब होती. इंडिया वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी. इसकी इसकी पहचान जो है अगर आपको करनी है, तो 1947 और 48 का अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें, तो ये मात्र ₹230 था. 230 रुपये पर कैपिटा इनकम था 1947 और 48 के समय. दैट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. पॉइंट. इसी तरह एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में एग्रीकल्चर का ही योगदान था, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर ही थोड़ा स्थिति में था कि जो प्रोडक्शन होता था वो भी जीडीपी में 50% ही था मात्र. तो एकमात्र सेक्टर था एग्रीकल्चर, उसका भी जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% था. मतलब हाफ ऑफ द कैपेसिटी द थिंग्स आर गोइंग ऑन. इस तरह इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, कोई भी कैपिटल गुड्स नहीं था जिससे कि हम दूसरे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें, ठीक है, और कोई इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए नहीं थे. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हालत बहुत ही खराब. इसके बाद पॉवर्टी को मैंने बताया था, आपने किसी बच्चे ने पूछा था कि रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ. पॉवर्टी एवरीवेयर, वेदर इट इज़ द रूरल, वेदर इज द अर्बन, ठीक है, कहीं भी देखा जाए तो पॉवर्टी हर जगह मौजूद थी. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अंग्रेज़ों ने
तो they came here for exploitation purpose, so they never developed the anything. क्या आ गया बीच में भाई? बीच में ये कैसे आ गया कुछ भी नोटिफिकेशन? एक मिनट होल्ड ऑन बेटा, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ। कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए बेटा आप लोग? हाउ मेनी स्टूडेंट हैज ज्वाइन सो फार? बोलो बेटा, बाकी बच्चे? अभी तो मैं फ्लैश बैक में ही चल रहा हूँ, इसीलिए कि सबको ज्वाइन करने का मौका मिल जाए। एक बार हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं बेटा, 1 मिनट का, और आप जल्दी से बाकी बच्चों को एक बार मैसेज कर दो बेटा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के समय में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी? ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Still it is a Indian economy depends on agriculture, but after independence slowly that dependency has come down. But at the time of independence this was Indian economy was more dependent on agriculture, and since agriculture was the main source of livelihood, तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी, कि हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज treated during the British period. तो हम क्या देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? इट इज अ लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू पोस्ट इन द ग्रुप ऑल्सो, तो आप ध्यान से सुनते जाएंगे. लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन indicates the total output. Production indicates what? Total output. And productivity is what? मतलब पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. मतलब एक हेक्टेयर में कितना केजी वीट का प्रोडक्शन हुआ, राइस का प्रोडक्शन हुआ, या एनी अदर क्रॉप, that is known as productivity. So production and productivity. India's production of different crops, main staple crops of that time was rice and wheat. अगर हम उनके प्रोडक्शन को देखें, मतलब अगर हम आज़ादी के समय में वीट के प्रोडक्शन को देखें तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो अराउंड 64 लाख टन के आसपास था. कितना? 64 लाख टन के आसपास था. कब? 1947 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस wheat production was 64 लाख टन. मेरे पॉइंट, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आप सोचो कि इतना कम प्रोडक्शन होगा तो कैसे काम चलेगा. अगर हम इसी से तुलना करें 2018-19 का, तो इट इज़ अराउंड 991 लाख टन, जो कि ऑलमोस्ट 5.2 टाइम्स के आसपास होता है. तो ये इंडिकेट करता है कि आज़ादी के बाद हमने कितना प्रोग्रेस किया. बट स्टिल ये प्रोग्रेस जब आप दूसरे देशों से तुलना करोगे, एंड स्पेशली द टाइगर इकोनॉमी की अगर बात करें, इफ़ यू कंपेयर टू द टाइगर इकोनॉमी, इफ़ यू कंपेयर टू द कोरियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इफ़ यू कंपेयर टू द सिंगापुर और एनी अदर कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, then you find that कि those countries have developed far better than our development. मेरे पॉइंट, तब आपको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे और जो कि नहीं कर पाए. और यहाँ से एक एस्पिरेशन डेवलप होता है कि इसको इस तरह से समझें कि एक बच्चा जो है 60 मार्क्स पाता है इकोनॉमिक्स में, और फिर जब अपने ही कलीग्स को देखता है और सेम लेवल के कलीग्स को देखता है, और बल्कि रिसोर्सेज कम भी थे उनके पास, और उनको 90% 95% मार्क्स मिलता है, तो उसको लगता है कि मैं तो इससे अच्छा कर सकता था, मैंने, फिर वो पछताता है. तो उसी तरह कुछ इंडिया का भी डेवलपमेंट का मॉडल है कि इंडिया और अच्छा कर सकता था. इन लास्ट 70 years इंडिया should develop better than some other countries, because 1980s तक, हम लास्ट लेसन में जब चर्चा करेंगे, तो 1980s तक इंडिया और चाइना का ग्रोथ जो लगभग बराबर था, लेकिन 1980s के बाद जो क्वांटम डिफरेंस आया इंडिया और चाइना के ग्रोथ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द
collective taking collective responsibility. It is because of lack of corruption, and India is a everywhere there was a corruption. So ये एक अलग aspect हो जाएगा. Here what only simple point we have to notice कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी. तो पहला पॉइंट हमारा है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. इस तरह प्रोडक्टिविटी को अगर आप ध्यान दें तो वीट का जो है 1947 में 660 केजी पर हेक्टेयर था, और फिर 2018-19 में अगर देखें तो 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया. तो ये जो डेटाज हैं, ये डेटाज जब आप लिखते हो ना तो आपके आंसर्स को एक स्ट्रेंथ मिलता है, एंड योर आंसर्स हैव अ वैल्यू. देखो पॉइंट. इसी तरह राइस के प्रोडक्शन को देखो तो प्रोडक्शन जो है 220 इन लाख टन था ये 1947 में, और 1156 ये बढ़ जाता है 2018-19 में. सिमिलरली राइस की जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, तो राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो 1947 में 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और 2018-19 इट इज शोइंग दैट 2665. तो ये डिफरेंस इज देयर. ओके. सेकेंड पॉइंट जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दैट इज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. कि बहुत ही अनसर्टेन था प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों, बिकॉज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जिन फैक्टर्स पर था, जिन फैक्टर्स पर डिपेंड था, वो फैक्टर ही अनसर्टेन थे. एंड इंडियन एग्रीकल्चर वाज द अफेयर ऑफ मानसून. ये मानसून पे डिपेंड हुआ करता था. तो मानसून की अगर बारिश जिस साल अच्छी हो गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया. अगर मानसून की बारिश अच्छी सही समय से नहीं हुई, सफिशिएंट मात्रा में नहीं हुई, कभी कभी ओवर रेनफॉल हो गया, तो जो प्रोडक्शन होने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई. अगर कहीं मानसून, अगर आपने क्लास 9 में अगर ठीक से पढ़ा है ज्योग्राफी, तो उसमें अल नीनो नानीनो इम्पैक्ट आपने पढ़ा होगा. तो अगर इस तरह का कुछ इम्पैक्ट आ गया, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डायरेक्शन ऑफ विंड में कुछ परिवर्तन आ गए, कुछ भी स्थिति जोग्राफिकल चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, मानसून में थोड़ी भी गड़बड़ी हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करती थी. सो दैट दिस पॉइंट इंडिकेट्स दैट एस्पेक्ट कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वाज एग्जिस्टिंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो चिल्ड्रेन, निशांत, शुभांकिता, अनुप्रिया, बेटा यू हैव टू रिस्पॉन्ड, है ना, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड करना है तभी आपको फायदा होगा, वरना यू विल लॉस. नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग द फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड फॉर वन सेल्फ, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सबसिस्टेंस फार्मिंग. मतलब अपने, हम और हमारा परिवार, उसके भोजन की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, दैट काइंड ऑफ फार्मिंग इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग. और भारत में सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रिवलेंट थी. इट वाज प्रिवलेंट बिकॉज अंग्रेजों ने इतना एक्सप्लॉइट किया था एग्रीकल्चर सेक्टर को. जमींदारी सिस्टम के आ जाने से लैंड पर जो राइट्स होता था टीलर्स का, किसानों का, वो जाता रहा. अंग्रेजों की व्यवस्था totally it was depend on exploitation and for their own benefit. They never bothered for the Indians and Indians needs. You know point? जैसे हम आज की व्यवस्था में भी देखें तो आज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ही रोल मॉडल के ही मिनिएचर मॉडल कहे जा सकते हैं. चलो ये हमारा विषय नहीं है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि Gulf between owners of the soil and tillers of the soil. Gulf means difference, अंतर. ठीक है. Owners of the soil मतलब जमीन के मालिक और उनके बीच में जो दरार थी वो. आर गेट योर पॉइंट? तो मतलब दे आर नेवर रेडी टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर्स, बिकॉज अंग्रेजों की व्यवस्था में, जमींदारी सिस्टम में, जमींदार्स वर मेड, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द
land or soil. Getting point? And the farmers, they are forced to till on the soil. उस जमीन पर वो खेती करने के लिए, मतलब just like a laborer, they are no more farmers. ठीक है? तो जमींदार, they were always interested to maximize their revenue. They never bothered for the needs of the or problems of the tillers of the soil. तो ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से वो उतना ही प्रोडक्शन करते थे कि जितना उनसे काम चल जाए। जब अपनी ज़मीन होती है, अपना जैसे मकान होता है, तो उसमें हम डेकोरेशन अपने हिसाब से करते हैं कोई चीज़, लेकिन जब रेंटेड हाउस में तो सोचते हैं ना कि कैसे उतना ही मिनिमम सामान रखें जिससे कि हम ट्रांसफ़र हो या कहीं और छोड़ना पड़े तो हमको मिनिमम परेशानी हो। पॉइंट। तो ये चीज़ एग्रीकल्चर में भी लागू होती है कि जब अंग्रेज़ों की व्यवस्था वो जो छोड़ के गए, उस समय उन्होंने इस व्यवस्था को इतना ख़राब कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया कि अपने ही लोग अपनों के दुश्मन बन गए। तो ज़मींदार जो कि भारतीय थे और किसान वो भी भारतीय थे। अंग्रेज़ों ने व्यवस्था ऐसी बनाई थी, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी बना दी, जिसमें ज़मींदार दे आर फोर्स्ड टू कलेक्ट the high amount of revenue from the farmers because they have to deposit to the Britishers. तो एक पूरा का पूरा समाज का जो ताना बाना वो खराब हो गया और दूरियां बढ़ती गई, और जिसकी वजह से वो केवल सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को के बढ़ाने में लैंड होल्डिंग का भी एक अपना योगदान होता है। There is a contribution of land holdings. अगर लैंड मान लो फ्रेगमेंटेड है, मतलब वन पीस ऑफ लैंड इज एट दिल्ली एंड अदर पीस ऑफ बैंगलोर, मतलब कहने का एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि बहुत दूर दूर तक अगर है या बहुत छोटे छोटे लैंड है ना, तो वैसे में किसान की एनर्जी वेस्ट होती है, किसान के रिसोर्स वेस्ट होते हैं और किसान का इंटरेस्ट भी जाता रहता है। तो ये उस समय की स्थिति थी कि लैंड होल्डिंग जो है बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता था। गेट योर पॉइंट। और उत्पादन, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन में तमाम तरह की समस्याएं आती। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट देखने को मिला विच वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो ज़मीन को हड़पने के लिए, ज़मीन को लेने के लिए ज़मींदार से मिलकर इस तरह की स्थिति बनाते थे कि आपकी ज़मीन ले लेगी, आपके फर्टाइल लैंड को ले लिया, फिर अच्छा चलो मैं तुमको देता हूँ ज़मीन, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह दे देगा। तो इस तरह का सब ड्रामा उनके समय में होता रहा। तो ये एक प्रकार से फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो कि बहुत ही डेंजरस साबित हुई इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अंग्रेज तो यहाँ मालूम है कि दे केम हियर for the purpose of exploiting the resources. रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे। एंड सिंस एग्रीकल्चर वाज द ओनली डेवलप्ड मेन ऑक्यूपेशन, नॉट डेवलप्ड बट मेन ऑक्यूपेशन, तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया that is known as land revenue system. And this land revenue system was different in different parts of India. अगर आप इतिहास की, since you are a student of history and you know that for the sake of rule in India, Britishers after 1757 Battle of Plassey, they have the control over India, and finally 1857 the first war of independence in the terms of Veer Savarkar, which Britishers never accepted, and they always coined it as a सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी वो लिखते थे, सिपाही बोल नहीं पाते थे तो सिपाही म्यूटनी लिखते थे। तो सिपाही म्यूटनी मतलब सिपाहियों का विद्रोह 1857 में। और 1857 आफ्टर 1857 देयर इज अ चेंज इन द रूल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इट पास टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट का उस पर अधिकार हो गया, एंड द वायसराय वाज अपॉइंटेड एंड गवर्नर जनरल एंड वायसराय वर द सेम पर्सन, बट द they were representing to the different persons. One is working as an agent, then he is known as viceroy। तो मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, ओके लीव इट। तो हमारे यहाँ जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अंडर द ब्रिटिश राज, वो तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, एंड
वो भारत में जो रूल अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई कि भारत को जो 3 भागों में डिवाइड कर दिया, वो प्रेसिडेंसी स्टेट्स कहलाए और प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट तो जानते हो राजाओं के द्वारा, जो इंडिपेंडेंट जो राजा थे वो भी ब्रिटिश राज के लिए एजेंट का ही काम करते थे, वहाँ से भी उनको रिसोर्सेज मिलते थे, ठीक है। उनको मिलाकर वो एक टेक्निक थी उनकी कि कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए। तो वो प्रिंसली स्टेट की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो जो हमारे प्रेसिडेंसी स्टेट्स थे, जो हमने पढ़ा है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया था। तो मद्रास जो हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी था, जिसमें आपका आज का अगर हम बोलें तो बंगाल जो है ममता दीदी वाला बंगाल, खेला होबे वाला बंगाल, ठीक है। इसके बाद हमारा नीतीश कुमार वाला बिहार, इसके अलावा आपका उड़ीसा, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक वाला उड़ीसा, ठीक है। और बाबा आदित्यनाथ वाला यूपी का ईस्टर्न पार्ट। तो आदित्यनाथ, ये जब जितने पार्ट थे ये हमारे जमींदारी सिस्टम, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, वो उसके अंतर्गत आते थे। तो वहाँ पर एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ जहाँ पर लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया रैयतवाड़ी सिस्टम। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओ, कोई बच्चा हमारा आंध्र प्रदेश का होगा वो जानता होगा, वहाँ रईतू बाजार होता है, जहाँ पर मंडियाँ, वहाँ पर जो लोकल फार्मर्स होते हैं वो आते हैं एंड दे यूज टू सेल देयर प्रोडक्ट, ताकि उनको गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पर उनको नुकसान नहीं हो और कस्टमर्स को भी एक फिक्स्ड प्राइस पर चीज़ें मिल जाए। बहुत ही अच्छा सिस्टम है वहाँ पर, और साउथ में थोड़ी सी ऑनेस्टी भी ज़्यादा है, सिस्टम फॉलो भी होता है। तो रईतू बाजार वहाँ पर, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम, तो रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयत मीन्स होता है फार्मर्स, वहाँ पर रईतू कहते हैं फार्मर्स को। तो मैं जब उड़ीसा में था, जानती होगी ये श्रवंतिका रायगढ़ एक जगह है, तो वहाँ पर मैं जिस कॉलोनी में रहता था उसको रोहित कॉलोनी कही जाती थी। तो फिर मैं रोहित रोहित में पूछने लगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल माइंडसेट होने की वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा कि रोहित कौन थे भाई, तुम क्यों वो हिस्टोरिकल पर्सन से कौन से। तो मैं पता करते करते पता लगा कि रोहित नहीं है, ये नाम बदल बदल के रोहित हो गया है, ये एक्चुअली है रायतू, रायतू से बदल बदल के रोहित हो गया। तो रायतू, तो फिर मुझे लगा ओ ये, तो फिर मैं अपने हिस्ट्री को जोड़ लिया वहाँ से रायतू। तो मैं लगा कि रायतू में तो उन्होंने बताया कि फार्मर्स, तो फिर मैं एक हिस्ट्री का एक अलग अध्याय शुरू हो गया, क्योंकि किताबों में भी ये नहीं लिखा लिखा होता है बहुत सारी चीज़ें। तो वो फार्मर्स, तो रायतू बाजार वहाँ से मेरे दिमाग में परमानेंट बैठ गया। तो रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इन मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ फार्मर्स वो तैयार होते थे, और वो लैंड जो लैंड लॉर्ड होते थे ब्रिटिशर्स को, वो टैक्स देते थे। वो माइंड, ब्रिटिशर्स को एक टैक्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल फार्मर्स नहीं दे पाता, और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था कि दे वांट एनी कॉस्ट, दे वांट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो अब एक फार्मर नहीं दे पाता, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इफ यू आर नॉट एबल टू गिव, आप कलेक्टिवली टैक्स जमा करो और उसमें आप हमको पे करो। तो फार्मर्स को लगा ठीक है भाई, हम लोग मिलजुल के, कभी किसी की स्थिति खराब हो, किसी की स्थिति खराब हो गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि एंगर बढ़ता गया, क्योंकि हो सकता था कि एक फार्मर का लगातार प्रोडक्शन नहीं हो, दूसरे का अच्छा हो, तो उसको लगता होगा कि हमने हमने इतना मेहनत की और इसके बदले मुझे देना पड़ा। तो धीरे धीरे फार्मर्स भी एक दूसरे के दुश्मन होने लगे, और अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि हर भारतीय एक दूसरे का धीरे धीरे दुश्मन होता गया। उनको भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनका दुश्मन आखिर है कौन, उनको अपने ही लोग दुश्मन नजर आने लगे। ये देखो कितनी खतरनाक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। इसके बाद हमारा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जहाँ पर कुछ हिस्सों में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ये पॉपुलर रहा महलवाड़ी सिस्टम, आगरा वगैरह में भी था ये। तो अलग अलग जगह, बिल्कुल हम प्रेसिडेंसी के आधार पर ही नहीं इसको कर सकते, मतलब थोड़ा सा इसमें डेविएशंस भी है, मतलब फार्मर्स को ये ऑप्शन था कि आप कौन से सिस्टम को थोड़ा फॉलो करें, लेकिन बाई एंड लार्ज हमने जो जो डिवीजन बताया वो इसी तरह के डिवीजन थे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज was prevalent and it was a complete exploitation of the farmers. I hope that is clear here. समझ में आई मेरी बात? बोलो, समझ में आ रही बात? ओके, चलो। तो हमारा ये अगला पॉइंट है कि फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है भैया, मतलब कि कहा जाए
ऐसे कि बेटा तू गेम खेलना चाहता है ना तो चल फुटबॉल ही खेलना पड़ेगा, और कोई नहीं। बच्चे का मन है चेस खेलने का, नो फुटबॉल ही खेलना है। तुमने गेम बोल दिया ना, फुटबॉल ही खेलना है। मेरे माइंड तुम्हें टीवी देखने के लिए बोला ना, चल मास्टर साहब बोल रहे हैं, पांडे साहब बोल रहे हैं न्यूज ही देखना है बेटा, टीवी देखेगा ना, चल चल न्यूज दिखाता हूँ। टीवी देखने के लिए तूने बोला है ना। अब क्या होगा, बच्चा घर का बेटा हो चाहे स्टूडेंट हो कोई भी हो, हॉस्टल में हो तो परेशान हो जाएगा ना। अब सोचो, हम थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये सेम टाइप ऑफ कंडीशन, दो द टीचर्स एंड द पेरेंट्स आर नॉट सेम, वी कैन नॉट कंपेयर ऑल्सो। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल आपको जस्ट समझाने के लिए। अंग्रेजों के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेज फॉरेनर्स थे, और यहाँ टीचर और पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव बच्चे का ग्रोथ, ग्रोथ और केवल ग्रोथ होता है। ठीक है, इसका कोई अदर ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उनकी मार में भी प्यार होता है, उनकी डांट में भी प्यार होता है, और उनके हर चीज़ में ही प्यार होता है, उनके हर चीज़ में ही बच्चे का भला होता है। लेकिन बच्चे समझते कहाँ, है ना। टीचर बोलता है कि बेटा अपलोड कर देना, तो अपलोड अभी तक नहीं हुआ। कल मैं बहुत सारे बच्चों का मैंने नोट लिखा, नो सबमिशन नो सबमिशन, बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। अब ये जो कंडीशन है, दैट इज अ वेरी पैथेटिक कंडीशन। बेटा अगर अभी तो आप लोग 12th F में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट में देख रहा हूँ कि आपने जो क्लास में पॉइंट्स लिखने थे वो आपने क्लास में सेंड करना शुरू किया, दिस इज अ गुड साइन। लेकिन अपना पेंडिंग वर्क जल्दी से कंप्लीट कर दो, ठीक है, देन ओनली यू कैन एक्सेल। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है, देख लीजिए, ज़्यादा पॉइंट इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक कॉमर्शलाइजेशन होता है आउट ऑफ डिजायर। Yes, this is my piece of land and I don't want to grow wheat. I want to grow peas. I want to grow cucumber. I want to grow parval. I want to grow some other crops, commercial crops, which can give more money. I want to grow cotton. I want to grow sugarcane. I want to grow indigo, or I want to grow means any um, you can say रबर टाइप ऑफ, मैं जो बोलना चाहता हूँ बार बार दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, तो एनी टाइप ऑफ क्रॉप। ओके ओके, सो हम कोई भी क्रॉप हम ग्रो करना चाहते हैं, वो हमारी डिजायर होगी ना। बोलो बोलो भाई, ये हमारी डिजायर होनी चाहिए ना, हम क्या ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप फार्मर होते तो आप क्या चाहते कि हम वही ग्रो करें जो हम चाहते। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, हेलो। हाँ, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दे फोर्स्ड Indian farmers to grow what they wanted, and they wanted what? They wanted what? They wanted the crops which they are requiring at Europe. वहां पर देखो उन्होंने फोर्स किया कि आप इंडिगो कल्टीवेशन करो। अब इंडिगो इज नॉट अ, इट इज अ कैश क्रॉप, इट इज नॉट अ क्रॉप विच इज वेरी मच डिजायर्ड। गेट योर पॉइंट? वो गेट योर पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स किया। अब इंडिगो, आपको याद होगा कि अगर हिस्ट्री के आप बच्चे हो, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 3 कठिया सिस्टम था। बड़े सिस्टम, 3 कठिया सिस्टम, मतलब आपको यू आर फोर्स टू 3/4 ऑफ द लैंड, आपको 2/3 ऑफ द लैंड आपको वो कल्टिवेट करना था। क्या? इंडिगो। समझ रहे हो क्यों कल्टिवेट करना था? क्यों कल्टिवेट करना था? क्योंकि अंग्रेजों को इंडिगो की जरूरत थी डाइंग इंडस्ट्रीज के लिए। डाइंग इंडस्ट्री इन यूरोप, यूरोप में जो डाइंग इंडस्ट्री थी वहां पर इसकी जरूरत थी। पॉइंट? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय किसानों को फोर्स किया कि आप इंडिगो का कल्टीवेशन करें। समझ रहे हो? अब इसमें कल्टीवेशन में क्या हुआ कि शुरू में उन्होंने ऑफर दिया कि आपको इसके प्राइस अच्छे मिलेंगे, व्हीट और राइस में उतने फायदे नहीं होते हैं आपको। तो किसान भाई देखो, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ प्रॉफिट, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई प्रॉफिट के मिलेगा तो हम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किया, लेकिन उनको उसका प्रॉफिट मिलता नहीं था। और दूसरी बात क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का जो जो ग्रोथ होता है हमारा, वो रुक गया। फूड क्रॉप्स जो होता है ना, वो दैट इज हमारे सर्वाइवल के लिए तो फूड क्रॉप्स ही ना, कि इंडिगो खा के रहोगे या टी पी के रहोगे या जूट खा के रहोगे, नहीं ना।
तो हमको तो वीट, राइस ऐसे क्रॉप्स की जरूरत होती थी। अब न तो उन फार्मर्स को नीदर दे गॉट द गुड प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन, कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन, और न ही उनके लिए जो जो फूड सिक्योरिटी थी वो उनके वो बन पाया उनके साथ। तब डबल क्राइसिस हो गया, एक तो अन्न की कमी होने लगी, फूड ग्रेन की कमी होने लगी, और दूसरा उनको अपनी इनकम की भी कमी होगी। एनी पॉइंट? तो इट इज अ पार्ट ऑफ फोर्स कमर्शलाइजेशन। आर्ग्यूटिंग पॉइंट मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भाई। हेलो। हाँ, क्या? हाँ, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन का मैं क्या कर रहा हूँ कि फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन का मतलब हुआ कि इंडियन फार्मर्स दे वर आस्क्ड टू ग्रो पर्टि अपना माइक ऑफ कर ले बेटा कि हेलो चिल्ड्रन, किसी का माइक ऑन है। ठीक है। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन का मतलब हो गया, कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब पहले समझो कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, उसको हम कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। अब देखो, कॉमर्शियल क्रॉप से दो तरीके से पैसा कमाया सकता है। एक तो एक्सक्लूसिवली द क्रॉप इज फॉर कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप ही मतलब उसका वो पैसा कमाने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो कि टी है, कॉफ़ी है, कॉटन है, जूट है, ठीक है, इंडिगो है, ये कॉमर्शियल क्रॉप है। एक होता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज़ का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हो और तब आपको हाई अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान, यहाँ पर लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ा लैंड है। ठीक है, और बहुत बड़ा लैंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो हजारों टन में प्रोडक्शन होता है और उनके पास सरप्लस बहुत हो जाता है, और सरप्लस होने की वजह से उनको प्रॉफिट मिलता है। आर गेट पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हो गया कि मास स्केल पर बड़े पैमाने पर हमने एग्रीकल्चर किया और सरप्लस बहुत हुआ, मार्केट में बेचा, हमको प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज वन वे ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। दूसरा, अंग्रेजों ने जो किया, उन्होंने क्या किया कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप को, कि उन्होंने कहा कि आप पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करो। उस क्रॉप को उन्होंने ग्रो करने के लिए कहा कि जिसकी जरूरत उनको थी, मतलब उनको इंग्लैंड के मार्केट में जिसकी जरूरत, ठीक है, उन्होंने क्रॉप को ग्रो करने के लिए कहा। आर्गेटिव पॉइंट? तो ये हुआ। जिसे इंडिगो को उन्होंने कहा, जूट को कहा, अलग अलग एरिया में, जहाँ जैसे रबर है, केरला वगैरह में रबर को कहा, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने टी, कॉफ़ी, साउथ में कॉफ़ी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में टी, इस तरीके से अलग अलग एरिया को उन्होंने पहचाना। जूट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एरिया, बिहार के एरिया में उन्होंने जूट का प्रोडक्शन करवाया। हाँ, पटसन जिसको कहते हैं, है ना, जूट प्रोडक्शन। तो वो अलग अलग एरिया में उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, और उसका प्रॉफिट उनको नहीं मिलता, फार्मर्स को नहीं मिलता था। सो ये एक फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन जो हुआ वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए खराब हुआ, क्योंकि इससे जमीन की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी असर हुई, क्योंकि हमारे यहाँ क्रॉप रोटेशन का पैटर्न चलता है। मेरे पॉइंट, क्रॉप रोटेशन मतलब रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप्स। और इसमें क्या होता है, एक आपने साइंस में पढ़ा होगा, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नॉट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट्स इन्वायरमेंट से नाइट्रेट लेते हैं और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन का जो इंडियन ट्रेडिशन था, पैटर्न था, इट वॉज अ वेरी साइंटिफिक, जो हमारे यहाँ वैदिक era और उससे पहले बहुत प्रैक्टिस किया जाता था एंशियंट इंडिया में। तो धीरे धीरे वो पैटर्न इतनी जल्दी खराब नहीं होता। अंग्रेजों ने इसको खराब किया। क्यों खराब किया? अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। इस हमारे यहाँ का साइंस टेक्नोलॉजी अगर आप देखो, वेद पुराण, इस सब में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ था। तो अंग्रेजों के पास वो नॉलेज नहीं था क्रॉप जो हम प्रैक्टिस करते थे, बट वी आर फोर्स टू डू दैट। ओके, उस ठीक है, कॉल आ रहा था। चलिए, तो आप समझ में आया फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन? आर गेटिंग पॉइंट? फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन समझ में आया बेटा? हेलो, बोलो बेटा। हेलो चिल्ड्रेन, मेरी बात आवाज आवाज आ रही? हाँ, बोलो भाई। हाँ,
आ रही है? चलो, अभी तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस किए, हाँ, अभी तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस किए उसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये जितने भी कारण है बेटा, ये सब कारण जो आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, तो ये सब कारण जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी के प्रमाण बन जाते हैं। ये सब, इन सब वजहों से भारत की इकोनॉमी में, भारत के एग्रीकल्चर में, भारत के पर कैपिटा इनकम में, भारत के नेशनल इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, और इसलिए ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी में परिणत हो गई, एंड दिस कन्वर्टेड टू स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है बेटा, आई होप द टाइम इज ओवर बेटा। ओके, टाइम हो गया ना बेटा? चलो ठीक है, हम एक कॉल आ रहा है स्कूल से, हम इसको भी अटेंड कर लेंगे। तो बाय बाय बेटा।